हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज अर्थशास्त्र का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आज इसकी शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, अनार्थिक क्रिया क्या होती हैं, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में इसमें पता चलेगा। तो सबसे पहले आर्थिक क्रिया से क्या समझते हैं। आर्थिक क्रिया के बारे में जैसा आप सबको पहले भी मालूम है कि आर्थिक क्रिया का अर्थ होता है एक हमारे द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिनके बदले में हमें धन की प्राप्ति होती है। अर्थशास्त्र की जो अध्ययन सामग्री है उसमें आर्थिक क्रिया एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। हम आर्थिक क्रिया उन्हें कहते हैं जिनका संबंध मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, नॉर्मली अगर हम अर्थ लेते हैं तो आर्थिक क्रिया का अर्थ ये होता है कि हमारे द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिनके बदले में हमें धन की प्राप्ति हो। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित नहीं करती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रिया का कार्य सदैव आय का ही सृजन हो। आर्थिक क्रिया में आय का सृजन हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए जैसे उपभोग करना, ये एक आर्थिक क्रिया है, किंतु वस्तु के उपभोग के द्वारा आय का सृजन नहीं होता है। इसलिए आर्थिक क्रिया हमेशा आय का सृजन नहीं करती हैं। अगर हम ध्यान दें तो आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग करने से होता है। सीमित साधन जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत हैं, असीमित हैं, और उनको पूरा करने के जो साधन होते हैं वो सीमित हैं। उनको पूरा करने के साधन से अर्थ है हमारे पास धन होना। ठीक है, तो ये सीमित साधनों का कैसे उपयोग करें आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। तो आर्थिक क्रिया वो क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती हैं। आय का सृजन करने वाली समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी भी होती हैं जो आवश्यक रूप से आय का सृजन नहीं करती, यानी आय का निर्माण नहीं करती हैं, फिर भी वो आर्थिक क्रिया हैं। आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। उपभोग का अर्थ होता है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना। जैसे हमने पहले पढ़ा था 10th क्लास में कि उपयोगिता का अर्थ होता है वस्तु के अंदर निहित वो शक्ति जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करे। ठीक है, तो वैसे ही उन वस्तुओं की सेवाओं की जो उपयोगिता का है उसका उपयोग किया जाता है उपभोग में, यानी इसके अंतर्गत जो उपयोगिता होती है उसको नष्ट किया जाता है, उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। तो उपभोग वो आर्थिक क्रिया है जिसमें आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है, जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना, ये उपभोग की क्रियाएं। दूसरा होता है उत्पादन। उत्पादन वो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग में अथवा उसके मूल्य में वृद्धि करने से होता है। जैसे कि वस्तु के उपभोग में क्या करते हैं, उपयोगिता का कमी यानी उपयोगिता को नष्ट किया जाता है, उपयोगिता को हम उपयोग में कर लेते हैं, लेकिन उत्पादन में हम उपयोगिता का निर्माण करते हैं, उपयोगिता का सृजन करते हैं। जैसे कि एक मान ले कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो वो बेकार है, लेकिन जब एक बढ़ई के द्वारा उस लकड़ी के टुकड़े को एक फर्नीचर का रूप दे दिया जाता है तो उसमें उपयोगिता का सृजन हो जाता है, यानी वो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से दर्जी के द्वारा कपड़ा काट कर उसको सिलना, तो ये सब जो है उत्पादन में आता है। उत्पादन के कई विभाग होते हैं। उत्पादन कई प्रकार से किया जा सकता है, रूप बदलकर, स्थान परिवर्तन द्वारा, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उत्पादन के जो एजेंट होते हैं यानी उत्पादन के जो फैक्टर्स हैं वो हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ये आपके 10th क्लास में 5 चैप्टर थे, आपने पढ़ा है कि उत्पादन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये मेन उत्पादन के साधन हैं। तीसरी जो आर्थिक क्रिया है वो है विनिमय।
विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है, और ये क्रय विक्रय किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा के द्वारा। और विनिमय की इस क्रिया के द्वारा ही कीमत निर्धारण की जाती है। कीमत निर्धारण करने का मतलब है 2 प्रकार की कीमत निर्धारण की जाती है, वस्तु की कीमत और साधन की कीमत। ठीक है। इसके बाद चौथी क्रिया जो आती है वो है निवेश। निवेश वो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होता है। निवेश के द्वारा जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती हैं। जैसे कि कपड़े सिलने की मशीन के द्वारा क्या होता है, कपड़े सिलने की मशीन के द्वारा हम कपड़ों का निर्माण करते हैं, लेकिन जो मशीन है वो उत्पादन में निवेश है, ये अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रही है उत्पादन में। तो जो मशीन पे हम पैसा लगाते हैं वो हमारा निवेश कहलाता है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाओं को 2 स्तर यानी 2 शाखाओं में बांटा है। पहला है व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होती है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा एक फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया, एक ऐसी अनेक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित होती हैं। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। इस शाखा के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म में एक व्यक्तिगत क्रिया का और समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार कितना है किसी देश का, कुल उत्पादन कितना हुआ, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। अब इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसके पार्ट 2 में।